हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणितीय पेडागोजी में महत्वपूर्ण प्रश्न। डे बाय डे हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बार बार उसे रिकॉल कीजिए, तो ये आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, तो जो संसाधन होते हैं, अगर उसमें हम या तो उसका उपयोग कर रहे हैं या उन्हें यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे दूर किया जाना चाहिए। हमारी ऑप्शंस है, सरकार को संसाधनों की कार्यक्षमता की सहायता एवं वित्त पोषण के लिए आगे आना चाहिए, या ऑप्शन बी, स्कूल अधिकारियों को संसाधनों की कार्यक्षमता के वित्त पोषण के लिए कार्य करना चाहिए, है ना, या स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इसे संयोजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि संसाधन सामग्री को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित एवं प्रबंधित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर संसाधन है तो हमें सभी की अपेक्षाएं हैं कि सरकार भी इसके लिए आगे आए, स्कूल अधिकारियों से बात करे, वह भी इसके लिए काम करें, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, और एक सिस्टमेटिक वे से इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए। तो सारे ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। फ्रेंड्स, तो औपचारिक यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में जिसमें पढ़ाई होती है, वह औपचारिक कक्षा व्यवस्था है। तो प्रयोग करना कठिन है यहाँ पे बताया गया है। तो हमने देखा आगमन विधि तो हम प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, तो नए नए एग्जाम्पल्स को हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। ऑप्शन बी है निगमन विधि। निगमन विधि में भी हम नियमों की जानकारी दे देते हैं। प्रयोजना विधि, ये कहीं ना कहीं कठिन हो सकती है। और विश्लेषण विधि क्या होता है, विश्लेषण विधि में हम सूक्ष्म समस्याओं का समाधान, यह भी हम कक्षा में कर सकते हैं। तो प्रयोजना विधि जो होती है, इसमें क्या होते हैं कि शाश्वत संसाधन चाहिए, यानी कि सदैव के लिए ऐसे संसाधन के माध्यम से सिखाया जाए जो प्रैक्टिकली हो। ये कक्षा में इसका अन्वेषण करना मुश्किल हो जाता है, कक्षा में हम इसे नहीं खोज पाते, इसलिए प्रयोजना विधि जो होती है औपचारिक कक्षा व्यवस्था में इसका यूज करना कठिन हो जाता है। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोचक परीक्षा प्रणाली के लिए अवसर प्रदान करती है, इनमें से कौन सी। तो उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण या संज्ञानात्मक रूप से सीखना। तो फ्रेंड्स, रोचक परीक्षा प्रणाली यानी कि अगर किसी भी लर्निंग को, अधिगम को इफेक्टिव बनाना है, तो उपचार यानी कि हम कठिनाइयों का यहाँ पर उपचार करते हैं, हमें जब कठिनाई पता चल जाती है बच्चे की। निदान मतलब हम कठिनाइयों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। समूह शिक्षण, ग्रुप एक्टिविटी भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम देखेंगे कि यदि हमें कोई ज्ञान पहले से रहता है या बच्चों को वो चीज़ पहले से बता दी जाती है, तो जब उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है तो ये बहुत बेहतर आता है। इसलिए संज्ञानात्मक रूप से सीखना, जो कि पियाजे बोलते हैं, ये पियाजे से भी रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के विषय में निम्न में से विचार करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं, मूल्यांकन एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, मूल्यांकन कार्य के समाप्त होने पर किया जाता है, मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है। इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मूल्यांकन एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया, यह तो बिल्कुल सही है। हम उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। कार्य के समाप्त होने पर किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। बीच बीच में भी हम मूल्यांकन करते रहते हैं, यदि हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो बीच बीच में भी हम प्रश्न पूछते हैं, तो एक कार्य समाप्त होने पर ये कहना गलत है। ऑप्शन सी है कि मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, तो यह भी सही है कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत है कि मूल्यांकन कार्य के समाप्त होने पर किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कि उपचारी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इनमें से कौन सा सही है, यह बताना है। फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन है, बच्चे की कमजोरी को दूर करना, अध्ययन से जुड़ी कमियों या खामियों से बचना, उचित शिक्षा प्रदान करना, या अनैच्छिक रुचि को ऐच्छिक रूप में बदलना। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि उपचारी शिक्षण में हम गलतियां ढूंढकर उसका उपचार करते हैं, तो यहाँ पर उसकी कमजोरी को भी दूर किया जाता है, उसकी खामियों से भी बचा कि ज़्यादा से ज़्यादा वह गलती ना करे, ऐसी उसे सिखाना चाहिए। उचित दिशा प्रदान करना, सही तरीके का मार्गदर्शन देना, यह भी सही है। अनैच्छिक, उसके ना पढ़ने की रुचि को इच्छा में बदलना, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अभ्यास कार्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स कि कौन सा सही है। तो अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य तेजी से कार्य करना है। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य गणनात्मक कौशल बढ़ाना है। यह अध्ययन में अधिक समय लेने वाली तकनीक है या नई परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करने में मदद करती है। तो इनमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत आपको लग रहा है। तो आप देखें कि ये तेजी से कार्य करना है, ये तो सही है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम चीज़ों को जल्दी सीखें। गणनात्मक कौशल बढ़ाना है, ये भी सही है, गणना कैलकुलेशन सही तरीके से हो। अधिक समय लेने वाली तकनीक है, अगर ये हम पहले से मान लेते हैं तो हम गणित सीखना ही बंद कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, यह नई परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि नई परिस्थितियों के लिए या पुरानी परिस्थितियों की बात करें तो अगर हमने गणना सही तरीके से सीखी है तो ये सभी परिस्थितियों के लिए काम करती है, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 ये दोनों कथन गलत हैं। ये अधिक समय लेने वाली तकनीक और नई परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करना गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप देख रहे होंगे कि आपको 3 ऑप्शन सही जा रहे होंगे और एक गलत हो रहा होगा। ऐसे में हम 3 चीज़ें सीख रहे हैं और एक को हम गलत मार्क कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, क्या यह सही है? शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, यह सही है? या छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, क्या यह सही है? सही नहीं है? या स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं लग रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गणित में प्रदर्शन करने या उस में उत्कृष्टता प्राप्त करने या सीखने के लिए ये क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे बच्चे ऐसे तो गणित नहीं सीख पाएंगे, ये तो आंतरिक रूप से आता है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणामों पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी इसे प्रभावित करती है और गणित में बच्चे के प्रदर्शन के लिए स्कूल की शिक्षा प्रभावित करती है। तो तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? तो स्थानिक समझ के लिए हम देखेंगे, क्या बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना या मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। नेक्स्ट है, चंद्रमा के उदय का समय नहीं, ऐसा अगर बच्चा पूछता है ना, कि कोई समय नहीं या ऐसे क्वेश्चंस करता है। या एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे स्थानिक समझ के लिए, स्थानिक समझ के लिए बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। अब आप कहेंगे कि मानचित्र भी तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे यदि एक बॉटल है, ठीक है, उसमें ढक्कन को खोल रहा है, वह लगा रहा है, तो वह समझ रहा है कि यह ढक्कन कहाँ फिट होगा, उसको स्थानिक समझ का विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के लिए के साथ है? निर्माणवादी दृष्टिकोण यानी कि उसको ज़्यादा अपने तरीके से बनाना, या गणित को एक निर्माणवादी दृष्टिकोण ऐसे कह सकते हैं कि उसका कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, या विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे विजुअलाइजेशन का ज़्यादा महत्व है। विजुअलाइजेशन मतलब कि चीज़ों को वो कंस्ट्रक्ट कर गया, बनाना सीखेगा निर्माणवादी दृष्टिकोण के तरीके से हम देखेंगे, और उसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा तो ये ज़्यादा सक्रिय है उनके लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता? फ्रेंड्स तो हम देखेंगे कि गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, यह तो सही है। गणित से स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य परीक्षण वस्तुओं का उपयोग या मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, या गणित और अन्य पाठ क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डालता है। तो देखेंगे हम, ये भी सही है, क्योंकि एक पुस्तक को अगर अपन दूसरी चीज़ से
अगर हम एक बुक को दूसरी बुक से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो ये उसे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गणित की विशेषता क्या नहीं है कि उसके प्राथमिक साधन के रूप में माना जाता है। ये एकदम कंफर्म चीज़ कही गई है जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान को तैयार करना। लेसन प्लान तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शंस जो है कौन सा हो सकता है आप देखेंगे। आपका ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, या संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, या छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, या लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न तैयार करना। तो हम देखेंगे अगर बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऐसे अवसर प्रदान करना जहाँ पर वो अपनी अवधारणाएं बनाने, जैसे कि वे कहानी लेखन करें, या हम गणित ही पढ़ा रहे हैं तो ऐसे कोई कैलकुलेशन दें ताकि वह दैनिक जीवन से संबंधित उसे जोड़ सके और वह सोच सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? तो कम करना किस तरीके से कि बच्चा गणित नहीं कर पा रहा है, क्या उसका रीजन हो सकता है यह बताना है। तो हमारे ऑप्शन है जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता, ठीक है, या सिर्फ व्यक्ति की क्षमता। तो हम देखेंगे कि गणित को कम करने के लिए कौन सा कारक उपयुक्त है। तो अगर बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा जो प्रतिदिन पढ़ाई कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, और एक बच्चा जो समाज से आया है, ठीक है, मतलब समाज में रहकर काफ़ी दिनों के बाद आया है और वह सीखना चाहता है, तो थोड़ी सा अंतर दिखेगा, इसलिए वह गणित को कम रुचि लेगा गणित करने में। इसलिए गणित का कम करना यहाँ पर बता रहा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जेंडर सही है और गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता, यह भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने गणितीय पेडागोजी में अच्छे क्वेश्चन आज लिए और उन्हें सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें बता सकते हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।